हाय गाइस, सो ये हमारे एक सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। तो इस सीरीज़ में हम लोग एनडीए के पास 10 ईयर्स 12 ईयर्स पेपर्स डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोग को आइडिया लग पाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, पास होने का क्या तरीका है, मिनिमम कितने क्वेश्चंस करने हैं एंड सो ऑन। सो इस वीडियो में वील डिस्कस द पेपर, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पूछा जाता है, एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एनडीए पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, किसी क्वेश्चन में आपको गलती नहीं मिल रही, जैसे आपकी अगर तैयारी ठीक हो रखी है, तो यू गाइज हैव अ बेसिक आइडिया हाउ टू गो अबाउट योर पेपर, राइट। सो मैं आज बात करूंगा इंग्लिश की पेपर की। सो जब मैं एनडीए इंग्लिश की बात करता हूं, सो वी गेट 50 क्वेश्चंस। तो हमारे को कितने क्वेश्चंस मिलेंगे एनडीए में? 50 क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो विच इज इक्वल टू 200 मार्क्स। सो अगर हम मार्क्स के रिस्पेक्ट में बात करें, सो मैथ्स के बाद जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं एनडीए में, दैट इज इंग्लिश। अगर हम पर क्वेश्चन की बात करें, तो अगर आप इंग्लिश में कंपैरेटिवली अच्छे हो मैथ्स के मुकाबले, तो आप यू विल टेंड टू स्कोर मोर। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, जीएस गैट के एक एक क्वेश्चन 4 नंबर के हैं, whereas मैथ्स का एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। तो अगर आप मैथ्स के 3 क्वेश्चंस कर रहे हो और इंग्लिश के 2 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो इंग्लिश के 2 क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। इंग्लिश में हमें 50 क्वेश्चंस आएंगे और हमारे को 200 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। अब ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, एंड इन क्वेश्चंस का एग्जैक्ट किस चैप्टर से या किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे कैन नॉट बी सेड। अगर आप रिसेंट एनडीए पेपर्स देखोगे, जैसे हम जब करेंगे भी, सो बहुत सारी चीज़ें एनडीए एक्सपेरिमेंट करता है। इससे क्या मतलब है? किसी पेपर में रीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, किसी में वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा होगी, किसी में ग्रामर बहुत ज़्यादा होगी। सो आप एनडीए में कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कहते हैं सर मुझे ग्रामर से डर लगता है। तो अगर आप ग्रामर छोड़ के चले गए और उस बार पेपर में 30 क्वेश्चंस ग्रामर के आ गए, तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, राइट। सो हमें पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, ये एनडीए का एक बेसिक सा फंडा है, राइट। आप सेलेक्टिव स्टडीज नहीं कर सकते एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, क्योंकि पेपर को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो आपको ग्रामर और वोकैब तो ढंग से करनी ही पड़ेगी, राइट। सो हमारा जो पेपर होता है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट कि क्वेश्चन कितने तरीके के आते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा जो इंग्लिश का पेपर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक पार्ट्स। फर्स्ट इज वोकैब, सो फर्स्ट इज वोकैब, सेकंड इज रीडिंग एंड थर्ड इज ग्रामर। सो अब जब मैं वोकैब की बात करता हूँ, तो वोकैब में अगेन 15 से लेके 30 क्वेश्चंस तक हो सकता है। इस बार एक भी वोकैब का क्वेश्चन ना, ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट वोकैब इज वन पार्ट जो नॉर्मली आता है। वोकैब और ग्रामर नॉर्मली आता है। रीडिंग कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी प्रेपोजिशन, कभी कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, कभी पीक्यूआरएस आ जाते हैं, कभी दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएगा या आजकल नहीं आ रहा है, आ कुछ भी सकता है, राइट। तो वोकैब में अगर मैं लास्ट पेपर की बात करूं, तो 30 क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें हमें 3 चीज़ करनी होती है, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड ईडियम्स। सो 3 तरीके के क्वेश्चंस मेजरली हमें वोकैब में आते हैं। एंटोनियम्स होते हैं वो वर्ड्स जिनका मीनिंग, जिनमें आपको उल्टा मीनिंग ढूंढना होता है। सिनोनियम्स होते हैं वो वर्ड्स जिसमें आपको सिमिलर मीनिंग ढूंढना होता है, ठीक है। और ईडियम्स होते हैं मुहावरे। तो ये 3 चीज़ें हमें बेसिकली करनी पड़ती है जब हम वोकैब की बात करते हैं। अब वोकैब जब हम पेपर्स में करेंगे, तो अगर आपका रीडिंग अच्छा है, पॉइंट इज इफ योर रीडिंग इज गुड, सो वी वुड फोकस मोर ऑन गेसिंग द वर्ड्स। आजकल एनडीए का वोकैब का जो पैटर्न है या जो स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा इजी है, मतलब वर्ड्स जो हैं वो इजी हैं। तो उनका ज़्यादा फोकस है कि अगर आपको रीडिंग आती है, तो आप वोकैब या वर्ड गेस कर पाएँ, राइट। तो हम भी उसी तरह से कोशिश करेंगे। सो अगर 20 क्वेश्चंस वोकैब के आए हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चंस आपको करने ही है, चाहे आपको वर्ड का मीनिंग आता है, चाहे आपको वर्ड का मीनिंग नहीं आता है। सेम गोज विद योर ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स होते हैं मुहावरे। अब मुहावरों में भी सेम चीज़ है। अब मुहावरे का मतलब क्या है कि मैंने कोई एक बात बोली, लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल कुछ अलग होगा। सो अब मुहावरा जब भी आपको आएगा, जो आप 10 ईडियम्स चेक करेंगे, तो अगेन पढ़े हुए ईडियम्स जितने आएंगे उनको आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। जो ईडियम्स पढ़े हुए नहीं आए हैं, उसमें मैं थोड़ा सा ऑप्शंस को वे करूँगा
एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर 5 ईडियम्स मेरे को नहीं आते तो उसमें से 2-3 के आंसर्स मुझे मिल जाए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो एक आया था ज्वेल इन द क्राउन। ठीक है, अब ज्वेल इन द क्राउन की जब हम बात करते हैं तो ज्वेल क्या होता है, एक महंगी चीज़, और क्राउन भी क्या होता है, एक महंगी चीज़। सो ज्वेल इन द क्राउन का क्या मीनिंग हो सकता है, एक महंगी चीज़ के अंदर दूसरी महंगी चीज़। सो अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव थिंग इन अ ग्रुप ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके का इसका मीनिंग होना चाहिए। तो जब मैं 4 ऑप्शंस पढ़े तो उसमें से एक बिल्कुल ऐसा ही लिखा था कि इंपॉर्टेंट चीज़ों के बीच में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि क्राउन भी इंपॉर्टेंट है और ज्वेल भी इंपॉर्टेंट है। तो जब ज्वेल और क्राउन दोनों इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट वाला आंसर हो गया। बेकार चीज़ें अगर होता तो आंसर गलत हो जाता वो वाला, क्यों, क्योंकि क्राउन एंड ज्वेल बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट। सो अगेन जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तो ईडियम्स पे हमारा ध्यान विशेष वो होगा, एम्फेसिस होगा, बिकॉज ईडियम्स को सही करना आसान होता है एंड आराम से 30-40 नंबर आएंगे आपके। अगर 10 ईडियम्स आ गए तो 20 से 25 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज मोर अबाउट वोकैब। 3 पार्ट्स में आती है, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स एंड ईडियम्स। इसके अलावा कुछ कुछ कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आती है, बट अगेन वो बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं एंड आपको पढ़ के समझ में आएगा कि ये तो मीनिंग पूछ रहा है। सेकेंड पार्ट जो है हमारा, सेकेंड पार्ट है जो हमारा, दैट इज रीडिंग। अब रीडिंग में अगेन हमारे पास 3 सेक्शंस होंगे। रीडिंग में वी वुड हैव 3 सेक्शंस, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ्स, पैराग्राफ या सेंटेंस। ठीक है, तो अब यूजुअली अगर हम बहुत रीसेंट पेपर्स की बात करें तो रीडिंग ने थोड़ा सा, रीडिंग का इंपॉर्टेंस कम किया है यूपीएससी ने फिलहाल के लिए, राइट। तो आइडियली हमको 5 से 10 क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं, बट अच्छी बात क्या है कि अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो ये 10 क्वेश्चंस या ये 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सारे के सारे सॉल्व भी हो जाएंगे। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये चेंज आते रहते हैं यूपीएससी में, तो हो सकता है इस बार के पेपर में रीडिंग ज़्यादा हो, वोकैबुलरी कम हो, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बट अदरवाइज रीडिंग के 3 पार्ट्स होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स एंड सीक्वेंसिंग ऑफ पैराग्राफ इन अ पैराग्राफ और सेंटेंस। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल वही है जो हम स्कूल में करते थे। एक पैराग्राफ लिखा होगा, उसके नीचे देयर वुड बी क्वेश्चंस, राइट। यूजुअली 5-5 क्वेश्चन का एक पैराग्राफ आता है इन एनडीए। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चंस के कई बार 2 आते हैं, 2 से ज़्यादा नॉर्मली नहीं दिखेंगे आपको, मैक्सिमम 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, दैट इज 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस का मतलब है 40 नंबर। ठीक है, तो 20 से 40 नंबर का आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाता है जब भी एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर आया तो 20 नंबर का तो आएगा ही, तो इसलिए आप इस रिस्क मत लेके जाना कि आपकी रीडिंग वीक है और आप कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दो, क्योंकि 20 नंबर बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ होगा और उसके अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको आंसर्स करने होंगे। इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हेडिंग ऑफ द पैराग्राफ, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, तो वो जैसे जैसे पेपर्स होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। आइडियली कॉम्प्रिहेंशन इज वन थिंग जो गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। सेकेंड पार्ट जो होता है रीडिंग का, तो जो सेकंड पार्ट होता है इसका वो होता है सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स। सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स में क्या होगा, आपको छोटे छोटे 2-2, 3-3 वर्ड के ग्रुप्स मिले होंगे 4 पार्ट्स में। जैसे पी में लिखा होगा गुड बॉय, क्यू में लिखा होगा इज, आर में लिखा होगा ही, और एस में लिखा होगा अ। मतलब इतना छोटा नहीं आएगा, बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जंबल सेंटेंसेस बोलते थे हम स्कूल में इन्हें, तो इनमें हमें सीक्वेंस में लिखना है कि कैसे ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही होगा, कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी। तो अगर इस सेंटेंस की मैं बात करता हूँ तो ही इज़ अ गुड बॉय,
सो अब आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे एग्जाम में, जैसे PQRS, RQSP, RQPS एंड QPRS। तो ये 4 ऑप्शंस है। मैंने देखा कि यार ही से शुरू होना चाहिए सेंटेंस, सो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, ही के बाद इज आएगा, इसके बाद आएगा, तो PQS। सो ये वाला आप सेंटेंस सही मार्क कर देंगे। तो इसको हम बोल लेते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे कि छोटे छोटे 2-2, 3-3 वर्ड्स के आपको एक एक पार्ट दिया होगा और आपने उनको मर्ज करना होगा, राइट। तो इसमें वो यही इसीलिए देते हैं कि आपका जब आप पढ़ रहे हो या जब आप कुछ भी जनरल राइटिंग करते हो तो आप ग्रामेटिकल एरर तो नहीं करते, बेसिक इंग्लिश आपकी ठीक है कि ठीक नहीं है। ये होता है सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें होता है दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग ऑफ पैराग्राफ्स। जब हम सीक्वेंसिंग ऑफ पैराग्राफ्स की बात करेंगे तो हमारे पास सेम PQRS लिखा होगा, लेकिन लंबे लंबे सेंटेंसेस होंगे, मतलब एक एक सेंटेंस में 6-6, 8-8 वर्ड्स होंगे। ये थोड़ा सा ऑन द डिफिकल्ट साइड जाता है, इसमें हमारा एक आध क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। तो अगेन PQRS की अगर आपने सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस की तैयारी करी है तो सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स नॉर्मली आपका ठीक ही हो जाएगा, राइट। बट इस बार सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स आए थे, सो ये भी अगेन वेरी करता है, कभी सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स आता है, कभी सेंटेंसेस आता है। तो अगर आप लोग की रीडिंग वीक है, जितने भी बच्चों की रीडिंग वीक है, आई वुड सजेस्ट कि अभी 2 महीना है तो PQRS एज इन पैराग्राफ्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, इन 2 चीज़ों पे आप स्पेशली ध्यान दीजिए, राइट। क्योंकि जब भी ये आएंगे और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके 100% सही होते हैं। तो अगर आपके रीडिंग में गड़बड़ हो रही है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मामला, सेलेक्ट होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब भी मैं कोई पेपर क्लियर करने की बात करता हूँ, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो NDA हो, तो जब मैं NDA एज अ होल की बात करता हूँ, एक एवरेज तो आपको सेट करना ही पड़ेगा, राइट। उसके बाद जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो हर कोई सॉल्व करके आता है। आपका जो मेन गेम रह जाता है वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे रह जाता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस किसने ज़्यादा सॉल्व करे। जिसने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करे उसका सिलेक्शन आराम से हो जाता है, राइट। सो वही हमको यहाँ पे ध्यान देना है डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। तो सीक्वेंसिंग ऑफ पैराग्राफ्स, बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे, आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। तो ये होता है हमारा रीडिंग का पार्ट, राइट। आगे मूव करते हैं। सो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर पे जब हम आने की बात करते हैं या ग्रामर के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो उससे पहले लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द सिलेबस जो ग्रामर में आता है। तो जब हम लोग ग्रामर की बात करते हैं तो द फर्स्ट पार्ट इज ये 7 पॉइंट्स, ठीक है, ये 7 चैप्टर्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज स्पॉटिंग एरर्स आर कंसर्न। इंपॉर्टेंट है से ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चंस इनसे आएंगे, इंपॉर्टेंट है से मतलब है कि पहले इनकी गलतियाँ देखी जाती हैं, राइट। दीज चैप्टर्स वुड कम अंडर सेंटेंस फॉर्मेशन एरर्स। अब जैसे अगर मैं ही के साथ आर लिख दे रहा हूँ और आगे कोई और बहुत आसान सी गलती है तो भी एग्जाम में आपको ही आर गलत करके आना पड़ेगा, क्योंकि ही के साथ आर नहीं आ सकता, राइट। सो ये जो चैप्टर्स हैं इनकी गलतियां पहले देखी जाती हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ग्रामर अच्छे से आती है बट स्पॉटिंग एरर्स नहीं होते, राइट। सो स्पॉटिंग एरर्स तभी होंगे जब आप उसको मैथ्स की तरह ट्रीट करेंगे एंड यू विल हैव दो स्टेप्स फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आसान क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो जब मुश्किल क्वेश्चंस की बात होगी तो मुझे मेरे चैप्टर्स पता होने चाहिए, चैप्टर्स की गलतियां पता होना चाहिए एंड देन आई वुड हैव टू चेक देम। सो इनको अगेन व्हेन वी विल स्टार्ट द पेपर्स, स्पॉटिंग एरर्स में कैसे इन चैप्टर्स को देखना है, क्या बेसिक एरर्स होती हैं इन चैप्टर्स की, वी विल टॉक अबाउट ऑल दोस। सो आते हैं इधर। तो नाउन्स इज अ चैप्टर जो बात करता है नाम की, किसी भी तरीके का नाम। सो ये जो चैप्टर है दिस इज मोर लाइक वोकैबुलरी। एग्जामिनर क्या करता है, आपको उस तरीके के नाउन्स देता है जो आपने कभी सुने ना हो, उस तरीके के नाउन्स देगा जो सिंगुलर प्लूरल होंगे, ठीक है। अब जैसे सिजर्स एक बहुत कॉमन वर्ड है, सिजर्स का मतलब होता है कैची, ठीक है। अब हिंदी में सिजर इज सिंगुलर, तो सिजर आप बहुत सुनोगे बोलते हुए, ठीक है। अब मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं सिजर बोल सकता हूँ,
लेकिन जैसे ही मैं इंग्लिश में आता हूँ सिजर कोई शब्द ही नहीं है, शब्द क्या है, सिजर्स। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ यार तूने बहुत सुंदर पैंट पहनी हुई है आज, तो जैसे ही एग्जाम में आएगा पैंट गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज पैंट जो है वो गलत वर्ड है, पैंट कोई वर्ड ही नहीं है, पैंट की जगह क्या आएगा, पैंट्स। राइट, तो अगर आपने एक पैंट की भी बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, पैंट्स। अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम क्यों देते हैं हमें, क्योंकि इन हिंदी दीज वर्ड्स आर सिंगुलर, पैंट जो है सिंगुलर है। अब मैं बहुत सुनता हूँ पैंट, अब एग्जाम में पैंट लिखा हुआ आएगा तो मुझे लगेगा अरे यार ये तो ठीक ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझनी पड़ेंगी। सो नाउन्स इज मोर अबाउट दैट, वो ऐसे वर्ड्स देगा जो हमने नहीं सुने होंगे। वर्ब्स होते हैं एक्शंस, क्रिया बोलते हैं हम इसको हिंदी में। तो वर्ब्स के अंदर 5 चैप्टर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। राइट, जीरन्स इज अ लॉजिकल चैप्टर। ठीक है, जीरन्स होता है जब मैं वर्ब्स को नाउन बनाता हूँ। देन नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, वो वर्ब्स होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं लगता। ठीक है, तो अगेन ये सारे चैप्टर्स हैं जो थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। कंफ्यूजिंग वर्ब्स ये हमें लर्न करना पड़ता है। 10 वर्ब्स 11 वर्ब्स का सेट होता है जो हमें याद करना होता है। जैसे हैंग हो गया और हैंग्ड हो गया, तो हंग और हैंग्ड। ठीक है, तो हंग का क्या मतलब होता है, लटकाया, टांगा, और हैंग्ड का क्या मतलब होता है, फांसी दी। तो अगर मैं बोलता हूँ ही वॉज हंग, तो ही वॉज हंग मतलब उसको लटका दिया। तो लटका तो सकते नहीं है, टांग तो सकते नहीं आदमी को, तो ही वॉज हैंग्ड आएगा हमेशा, क्योंकि हैंग मीन्स फांसी एंड हंग मीन्स लटकाना या टांगना। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग वर्ब्स जो हैं ये हमें याद करने पड़ेंगे। एंड सेम गोज विद इर्रेगुलर वर्ब्स। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है। इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जो रेगुलर नहीं होते, राइट, बट उसके लिए, इस डेफिनेशन के लिए आपको रेगुलर वर्ब्स पता होने चाहिए। तो वो सारे वर्ब्स जिसके बाद ईडी नहीं लगता, दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स। तो आपको इर्रेगुलर वर्ब्स इसलिए याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, एग्जामिनर कॉस्टेड वर्ड दे देगा, तो कॉस्टेड कोई शब्द नहीं है, कॉस्ट का पास्ट कॉस्ट होता है। ठीक है, एग्जामिनर कम केम लिख देगा, तो केम नहीं होगा, कम केम कम होगा, एंड सो ऑन। दैट इज इर्रेगुलर वर्ब्स। मोडाल्स की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, क्लोज टेस्ट में ज़्यादा आएंगे, शुड वुड कुड में, तो ये एग्जैक्ट मीनिंग की बात करते हैं। ठीक है, और प्रोनाउंस नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। प्रोनाउंस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंस अगर आपने नहीं किया है तो अभी करना पड़ेगा आपको, जल्दी कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वन चैप्टर जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं। दैट इज प्रोनाउंस। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जब मेरा नाउन्स वर्ब्स और प्रोनाउंस हो जाता है तो मैं आता हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अगेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्पॉटिंग एरर्स। सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ आती हैं वो सब्जेक्ट वर्ब से आती हैं। तो सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं? नाउन्स और प्रोनाउंस। और वर्ब्स में कौन से चैप्टर्स आते हैं? वर्ब्स के, इज, आर, वॉज, वर एंड सो ऑन। सो अब नाउन के हिसाब से वर्ब लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको बहुत आराम से कंफ्यूज कर पाता है, इसलिए ये चैप्टर या इस चैप्टर से क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे स्पॉटिंग एरर्स में। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ वन ऑफ द बॉयज, इज स्टडीइंग। अब जब हमने लिखा वन ऑफ द बॉयज इज स्टडीइंग, सो अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अगर हम बॉयज की बात कर रहे हैं तो इज गलत है, अगर हम वन की बात कर रहे हैं तो इज सही है। तो जब भी दो नाउन से शुरू में होंगे सेंटेंस के, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सी बात हो रही है। तो फोकस है वन पे, तो एक लड़का पढ़ाई कर रहा है, वन ऑफ द बॉयज इज स्टडीइंग। सो इसलिए फोकस क्योंकि वन पे है, उन लड़कों में से एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो इज बिल्कुल ठीक होगा। एग्जामिनर यहाँ पे आर देगा और आर गलत हो जाएगा, बॉयज आर स्टडीइंग। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हमारा फोकस बॉयज पे होता है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बॉयज आर स्टडीइंग नहीं, बॉयज इज स्टडीइंग बिकॉज फोकस इज ऑन वन। नेक्स्ट चैप्टर जो है एक्टिव पैसिव है। अगेन बहुत बेसिक चैप्टर है, अगर आपका स्पोकन इंग्लिश ठीक है तो एक्टिव पैसिव की गलतियां आपको एकदम से दिखेंगी। राइट, अगेन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो विल टॉक अबाउट एक्टिव एंड पैसिव। टेंसेस इज समथिंग जो इम्पोर्टेंट है वापस।
अब टेंसेस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप लोग एनडीए की तैयारी करते हो और अगर आप से खुद से कर रहे हो या बहुत सारे टीचर्स भी यही करते हैं, व्हाट दे डू इज वो आपको स्कूल वाले टेंसेस पढ़ाते हैं, जबकि अगर आप कुछ देखोगे तो नॉर्मली टेंसेस इज नॉट आवर सिलेबस चैप्टर। चैप्टर क्या होता है? टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो मेरे को ध्यान रखना है कि अब हम क्या पढ़ते हैं कि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो होगी, बट क्या वो सही टेंस है? तो इसलिए मुझे टाइम फ्रेम में टेंसेस को समझना पड़ेगा कि कौन सा टेंस कौन सा टाइम की बात करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रूल्स एंड टेंसेस के नाम। अब मुझे नहीं पता प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, तो मुझे एनडीए में फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ कहाँ करते हैं। तो यूज़ कौन से टाइम जोन में होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, सो सबसे पहले जब जिस चीज़ को भी टेंसेस जिसने भी किया हुआ है, यू व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज कौन सा टाइम और कौन सा टेंस, कौन सा टाइम किस टेंस की बात करेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करते हैं आगे। तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल चैप्टर है। ये जब हम स्पॉटिंग एरर्स करेंगे तो ही आपका सॉल्व हो जाएगा। राइट, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये जो 7 चैप्टर्स हैं हमारे, ये स्पॉटिंग एरर्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें पहले इनकी गलतियाँ देखनी है, फिर हम और गलतियों पर जाएंगे। कई बार क्या होगा, आपको 2 गलतियाँ मिल जाएंगी। अगर आपको 2 गलतियाँ लग रही हैं तो एक नाउन्स की है मान लीजिए और एक प्रेपोजिशन की है, तो आप नाउन्स की गलती को मार्क कराइएगा अगर आप श्योर हो कि दोनों ठीक है। ठीक है, दोनों जगह पे गड़बड़ है। तो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब, नाउन्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, इनकी एरर्स को पहले ढूंढा जाता है, फिर हम आगे जाते हैं। राइट, आगे मूव करते हैं। सो गाइस, ये 5 चैप्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं वन वर्ड एक्सप्रेशंस, वन वर्ड एरर्स। सो अगर प्रेपोजिशन की गलती है तो प्रेपोजिशन में होगी, प्रेपोजिशन की गलती का इम्पैक्ट पूरे सेंटेंस में नहीं पड़ेगा। तो अगर इन गलत लिखा है तो इनको आप मार्क कर दीजिए। पुराने वाली स्लाइड में जो हमने चैप्टर्स लिखे थे उनमें गलती कहीं और होगी, रीज़न कहीं और होगा, तो किसी और जगह से मुझे पता चलेगा कि कुछ और गलत किया हुआ है। जैसे मैंने वन ऑफ द बॉयज़ लिखा तो वन पे फोकस है, इस वजह से इस गलत हुआ। वन वर्ड एरर्स में क्या होगा, इन है तो इन गलत है या सही है, बस आपने वो चेक करना है। ठीक है, तो प्रेपोजिशंस। सेकंड होता है आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। अगेन रटिएगा मत, बहुत सारे बच्चे रट के जाते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि सर गंगा से पहले द आएगा, हिमालय से पहले द आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन वो रूल्स हैं। अगर आप पिछले 5 साल का पेपर देखोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया उस रूल से। इट इज़ मोर लाइक अबाउट लॉजिक। सो ए एन और द का जब क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा लॉजिकल आता है यूपीएससी में आजकल, तो हमें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। राइट, सेम गोज विथ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जो 2 सेंटेंसेस को, 2 नाउन्स को, 2 चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि बिकॉज हो गया, एज वेल एज हो गया, एंड सो ऑन। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, इनको आप साथ में पढ़िएगा जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं, बिकॉज एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स को मर्ज करके क्वेश्चन आता है। एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब आएगा, एडवर्ब की जगह एडजेक्टिव लिख देगा एग्जामिनर। सो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन्स और प्रोनाउंस की क्वालिटी बताते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? जो नाउन्स और प्रोनाउंस के अलावा बाकी सब चीज़ों की क्वालिटी बताते हैं। राइट, सो एडवर्ब्स आर थिंग्स जो विच टेल अस द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग बट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो ये फर्क है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द सिलेबस विच आर कॉल्ड वन वर्ड एरर्स। अब इसमें प्रेपोजिशंस आपको ज़रूर करना है, क्योंकि जब आई थिंक 2020 के पेपर में 10 क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के प्रेपोजिशन से आए थे। जब भी ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं तो प्रेपोजिशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। प्रेपोजिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। राइट, सो इसलिए प्रेपोजिशंस को आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है। सो हमारे जो स्पेसिफिक एरर से हमारा क्या मतलब है कि ये जो चैप्टर्स हैं आपको नॉर्मली सिलेबस में नहीं मिलेंगे। राइट,
क्वेश्चन टैग्स तो कुछ बुक्स में होगा, बट बाकी चैप्टर्स नॉर्मली आपको सिलेबस में दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो एरर्स हैं, ये किसी भी चैप्टर में हो सकती है। अब मैं सुपरफ्लुअस की बात करूंगा तो वो नाउन में भी हो सकता है, एडजेक्टिव में भी हो सकता है, एडवर्ब में, तो ये गलतियाँ किसी भी चैप्टर में हो सकती हैं। तो इसलिए इन चैप्टर्स को आप एक बार अलग से ज़रूर पढ़िएगा। एंड अच्छी बात क्या है कि जब इन चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो इनकी बहुत लिमिटेड एरर्स हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिख जाएगा कि यार ये तो सुपरफ्लुअस की एरर है, ये तो पैरेललिज्म की एरर है। एंड जब भी आप लोगों का पेपर बनता है, व्हेनेवर योर पेपर इज बीइंग सेट, तो नॉर्मली डेफिनेटली ऐसी बात होती होगी कि यार इनमें से कोई गलतियां डाल देते हैं। इसीलिए इनकी गलतियां आपको ऑलमोस्ट हर पेपर में मिलेंगी, हर बार मिलेंगी। कभी इफ कंडीशनल से होगी, कभी सुपरफ्लुअस से होगी, कभी पैरेललिज्म से होगी, बट गलती डेफिनेटली होगी, राइट। एंड ये गलतियां आपको एकदम दिखेंगी, इसलिए ये अच्छी बात है कि अगर आप इन्हें कर रहे हो तो एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं नॉर्मली। अब जैसे सुपरफ्लुअस है, ठीक है, तो क्या होता है सुपरफ्लुअस? अब सुपरफ्लुअस होता है जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मुझे ऐसे दो वर्ड्स एक साथ यूज़ करना अलाउड नहीं है जिनका मीनिंग सेम हो। अगर मैंने एक साथ ऐसे दो वर्ड्स यूज़ कर दिए तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे रिटर्न बैक माई मनी। अब रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस करना, और बैक का मतलब भी क्या होता है? वापस करना। तो रिटर्न बैक गलत हो गया, प्लीज रिटर्न माय मनी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इफ कंडीशनल्स या क्वेश्चन टैग्स की बात करेंगे तो बिल्कुल फिक्स्ड एरर्स है। मैं बोलता हूँ द क्लास विल स्टार्ट एट 7 AM इन द मॉर्निंग, तो जब मैं 7 AM इन द मॉर्निंग बोल रहा हूँ तो या तो 7 AM गलत है या मॉर्निंग गलत है, ठीक है। फ्री डेमो, ठीक है, आजकल लोग पूछते हैं सर फ्री डेमो मिलेगा, या इंस्टीट्यूट्स एडवर्टाइज करते हैं 7 days फ्री डेमो। सो अब डेमो तो फ्री ही होगा ना। डेमो का मतलब ही क्या है कि आप देख रहे हो कि भाई कैसा पढ़ाते हैं टीचर्स। सो फ्री डेमो एग्जाम में आएगा तो फ्री को आप गलत कराएंगे। सी ये होता है हमारा टोटल ओवरऑल ग्रामर का सिलेबस। अब जब आप अगर सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो ग्रामर और वोकैब आपको स्पेसिफिकली करनी है। अगर आइडियली मैं कहूँगा कि तीनों चीज़ करिए, बिकॉज पेपर को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। एंड पेपर के साथ मतलब हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। NDA CDS दो ऐसे पेपर्स है जहाँ पे देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। एक सेट पैटर्न नहीं है कि 5 क्वेश्चन, स्पेशली इन इंग्लिश 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, 5 इसके आएंगे, ऐसा सेट पैटर्न नहीं है। तो इसलिए हमको इसको ध्यान देना है, राइट गाइस। सो दिस वाज हाउ द पेपर वुड बी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे, राइट। एंड यू गाइस कैन टेल अस योर क्वेरीज एंड ऑल विच we can take afterwards. Thank you.